वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय हम उपस्थित हैं सागर में, और सागर में धरतीपुत्र भाई आकाश चौरसिया उसके फार्म हाउस पे हैं, और जहां से कृषि क्षेत्र की एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई, जहर मुक्त खेती की शुरुआत हुई, और भारत के युवकों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। और यही जहर मुक्त खेती के द्वारा जो अन्न, जो फल और सब्जियां उगती हैं, वो आपके जीवन की शक्ति को बढ़ाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों को हराती है। तो सबसे पहले वंदे मातरम भाई जी, वंदे और मातरम। आपको नमन करते हैं। जो कार्य आपने किया है वो बहुत ही अद्भुत है। एक बार हमारे दर्शकों को आप फार्म का विजिट करवा दें। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हर माह आयोजित होता है। जो भी युवक हैं, जो किसान हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, वो इस प्रकार का मॉडल स्थापित करके, मैं तो ये कहूँगा ये एक मंदिर है और धर्म स्थली भी मैं इसे कह सकता हूँ, जहाँ पर जीवों को मारा नहीं, जीवों को बचाया जा सकता है। तो ये बहुस्तरीय खेती का एक मॉडल है। तो आकाश भाई, थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताएं, किस प्रकार से ये काम करता है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग ये सागर की धरती पे पधारे, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कैसे किसान को आत्मनिर्भर बनाया जाए और कैसे छोटे किसान को एक अच्छी आजीविका चलाने का माध्यम दिया जाए। तो कैसे छोटी ज़मीन में किसान अपनी आजीविका चला सकता है और कैसे वो आत्मनिर्भर बना सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें हमने पौधों को उगने के लिए एक वातानुकूलित परिस्थिति तैयार की है। हम सभी जानते हैं कि अपने शरीर से काम लेने के लिए हमें एक अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। बदलते क्लाइमेट चेंज में आज दुनिया पूरे तरह से इस बात को लेकर गंभीर है और परेशान भी है कि जो मौसम का बदलाव हो रहा है वो हमारे शारीरिक स्थिति पर और पूरे इन्वायरमेंट पर बुरा असर छोड़ रहा है। निश्चित ही है, जब हमें गर्मी लगती है तो हम एसी में बैठते हैं, पंखा चला के बैठते हैं। बारिश लगती है तो हम छत के नीचे बैठते हैं, और ठंडी लगती तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन उन सब्जियों का क्या जो बाहर खुले मैदानों में उगते हैं, जिनकी उम्र 2 से 3 महीने होती है, ना उनका शरीर हमारे जैसा होता है, तो उनके ऊपर ठंड का, गर्मी का, बारिश का, हर मौसम के बदलाव का और मौसम के बुरे बदलाव का बुरा असर पड़ता है। तो उसके कारण वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो हमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस लेने के लिए अपने शरीर से हम अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए भी एक अच्छा परफॉर्मेंस लेने के लिए उनको एक कंफर्ट जोन देने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। और उसको चलते मैंने ये एक ढांचा बनाया है, जिसको हम बाँस, लकड़ी, बल्ली, घास, तार, बाँस से, ये सब से बनाते हैं, जो मोस्टली चीज़ें किसान के पास आसानी से उपलब्ध होती हैं। और जो और प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक तरीके से इसको बना सकते हैं आप। 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर ये बाँस लगा के हम एक ढांचा खड़ा करते हैं। इसपे वायर बुनकर और ये घास डाल देते हैं। इससे आधी धूप और आधी छाया का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मिश्रित एनवायरनमेंट। और तेज गर्मी से फसलों को गर्म नहीं लगता, तेज बारिश से बारिश का प्रेशर नहीं लगता, तेज ठंडी से कभी पाला नहीं बैठता। इस तरह के जो बचाव होते हैं वो इसमें हो जाते हैं, और फसल को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होता है। फिर इसमें हम ज़मीन के अंदर अदरक की फसल लगाते हैं, हल्दी की फसल लगाते हैं, कंद वाली फसल के रूप में। वो ज़मीन के अंदर 2 इंच की गहराई पे लगा देते हैं। उसके बाद हम ज़मीन के सरफेस पर ये पत्ती वाली सब्जी को बोते हैं, जो कि अभी निकल चुकी है। पत्ती वाली सब्जी ये क्या करती है, पूरा मल्च का काम करती है, ग्रीन मल्चिंग का। इससे क्या होता है कि कोई भी खरपतवार नहीं निकल के आ पाता है, और खरपतवार नहीं निकलना मतलब किसान का खर्चा कम से कम 20% बच जाना, और समय भी 20 से 30% बच जाना। और तीसरा, फसल की जो मतलब गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है, और उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है, क्योंकि खरपतवार जो खाना पीना खाता है, अगर वो ना उगे तो उसका पूरा खाना पीना फसल को मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब पत्तियों से पत्तियाँ आपस में सटती हैं, तो सूरज की किरण 50% हमने ऊपर छत डाल के रोक रखी है। 50% पत्तियाँ से सटने से मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ती, और उससे पानी का जो इवापोरेशन है, जो उड़ने वाला पानी है, वो हमारा रुक जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कम पानी में इस मॉडल को किया जा सकता है। अगर हम आंकड़ों के मुताबिक और साइंटिफिक वे में जाएँ कि कितने पानी की हम बचत करते हैं, तो 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप 4 फसलें लगाते हैं और उसके ऊपर ये पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं,
तो लगभग 70 से 80% पानी का एवापरेशन हम रोक लेते हैं। ये मैं पिछले 5 सालों से रिकॉर्ड अध्ययन कर रहा हूँ, कितने लीटर हमने बाहर पानी दिया, कितने लीटर इसमें दिया और कितनी फसल हमारी इसमें सुरक्षित रही और कितना उसमें। तो पूरा डाटे के साथ मैं बोल सकता हूँ 70 से 80% पानी हम उड़ने वाला बचा लेते हैं। अब 80% अगर पानी बचा रहे हैं, इसका मतलब 20% पानी में आप काम कर रहे हैं और 20% में आप 4 फसलें उगा रहे हैं, इसका मतलब एक फसल को 5% पानी का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम और गहराई में चले जाएं तो जिस फसल को उगाने में आप 100 लीटर पानी खर्चा करते हैं, उस एक फसल को उगाने में हम 5 लीटर पानी का खर्चा कर रहे हैं। तो पानी की इतनी भारी भरकम बचत, 95% पानी बचा रहे हैं आप। और पानी बचाना आज की तारीख में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया, हम सभी लोग जान रहे हैं पानी की कितनी किल्लत से हम जूझ रहे हैं और आने वाला भविष्य हमें किस ओर निर्देशित कर रहा है। तो पानी की इसमें बचत होती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन का अस्तित्व भोजन, पानी और हवा से जुड़ा हुआ है। हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये ज़रूर भूल जाते हैं कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कार, मोबाइल या घर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन हम सब इनके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन भोजन, हवा और पानी के बगैर हम मुश्किल से 10 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी तरह से भोजन, पानी और हवा के कारण ही ये पेड़, पौधे, वनस्पति, पशु, पक्षी से लेकर गाय, बैल, भैंस इत्यादि से लेकर संसार के समष्टि के लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी संसार में जी रहे हैं, चाहे वो छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, वो सभी भोजन और पानी और हवा की बदौलत जी रहे हैं। तो इन पौधों को भी भोजन और हवा, पानी की ज़रूरत होती है। भोजन इनको प्रकाश संश्लेषण से मिलता है, फोटोसिंथेसिस जब ये करते हैं। पानी कुछ हम देते हैं तो उससे मिलता है, कुछ ये हवा से ग्रहण करते हैं। लेकिन इनको जो हवा होती है, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ईश्वर ने इनकी जो नाक है वो जड़ों के अंदर बनाई है। तो जड़ों में तभी हवा जा सकता है जब मिट्टी में पोरोसिटी हो। मिट्टी में पोरोसिटी होने से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, इनको सांस मिलेगा, ये ग्रोथ करेंगे। अब होता क्या है कि मिट्टी रासायनिक लगातार प्रयोगों से मिट्टी कड़क बन गई है, कॉम्पैक्ट हो चुकी है, उसके अंदर रंध्रता नहीं है, मिट्टी में पोरोसिटी नहीं है, तो श्वसन क्रिया बाधित हो रही है। हम ज़्यादा खाद डाल के, ज़्यादा पानी डाल के भी फसल का ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आज हमारे भारत में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी सब्जी उगाने वाले किसान हैं, वो सभी लोग निदाई गुड़ाई कर पाते हैं, खुरपी लगाते हैं, और वो इसलिए लगाते हैं कि मिट्टी थोड़ी सी टूट जाए और उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो चला जाए, और फिर हम पानी दें तो फसल एकदम से उछाल मार जाए। लेकिन जब हम पत्ती वाली सब्जी नीचे लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जड़ समेत उखाड़ते हैं। और जब जड़ समेत उखाड़ेंगे तो निश्चित ही है, रूट उखड़ेगी तो मिट्टी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो ऑक्सीजन का फ्लो ऑटोमेटिकली होगा। तो भाजी जो पत्ती वाली सब्जी है, ये ग्रीन मल्चिंग का भी काम करती है, और साथ में ये खरपतवार को नहीं होने देती, पानी की बचत करती है, और पेड़ पौधों को श्वसन क्रिया कराने देती है। तो ये 3 बड़े फायदे होते हैं। इसी के ऊपर जो हमने बांस लगाए हैं 6-6 फीट पे, 5-5 फीट पे, इस पे हमने एक लत्तर वाली फसल लगा दी। ये कुंदरू की फसल है, जो कि एक परमानेंट फसल होती है। एक बार लगा दो तो आपकी उम्र निकल जाएगी, पर पेड़ फलना बंद नहीं होगा, और कभी दोबारा आपको ज़िंदगी में ये पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको कुंदरू बोलते हैं। ये कुंदरू आप देख रहे होंगे, ये जाला बन के ये ऊपर सरफेस पर 6-6.5 फीट की हाइट पर ये ऑलरेडी फल रही है। तो ये तीसरी फसल के रूप में हमारी ये फसल होती है कुंदरू की। इसमें करेले भी लगा सकते हैं, पड़ोरा, परवल भी लगा सकते हैं, और इसी जगह पर हम फिर 15 बाई 15 पर पपीते की फसल लगाते हैं, जो इस ढांचे के ऊपर निकल के फलती है। तो चौथी फसल के रूप में सबसे टॉप फ्लोर पर पपीता होता है, थर्ड फ्लोर पर लता वाली फसल होती है, सरफेस पर हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है, और नीचे कंद वाली फसल होती है। ऐसे करके 4 फसलें एक साथ में उगती हैं, और खर्चा किसान का 4 गुना कम हो जाता है, वक्त 3 गुना बच जाता है, ज़मीन 3 गुना कम लगती है, बाकी के साधन भी 3 गुना बच जाते हैं। पानी की बचत 70-80% होती है, खरपतवार होता नहीं है, कीड़ों का बुरा असर पड़ता नहीं है, मौसम का बुरा असर बच जाता है, बाहर के हवा, विंड के प्रेशर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ बारिश, तेज़ तूफान, तेज़ गर्मी और तेज़ ठंडी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो मौसम के चेंजेस हैं और कई तरह के खर्चे हैं, वो ये किसान के बचाता है, और 4 गुना इसकी आमदनी को बढ़ा देता है। तो ये बहुत छोटे किसानों के लिए बहुत रामबाण औषधि का काम करता है। और इस मॉडल के साथ साथ में सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यह मॉडल इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल है, वायबल है और बायोडिस्पोजेबल है। आज दुनिया में हम कितने भी आगे बढ़ ले, अगर ये 3 चीज़ें हमारे साथ में नहीं हैं तो वो वास्तविक तरक्की नहीं है। अगर हमने पैसे बहुत बना लिए लेकिन प्लास्टिक इतनी खड़ी कर दी कि उसको डिस्पोज़ करने के लिए उससे दुगने पैसे भी लगा दो तो भी नहीं ख़त्म होने वाली, और ऊपर से उससे कितना नुकसान हो जाएगा उसका अंदाज़ा भी हम लोगों को नहीं है।
तो बायो डिस्पोजेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी किसान का तरक्की है। अगर वो टेक्नोलॉजी उसको बाहर से ही खरीदनी पड़ी तो बाहर के लोग पैसे बनाएंगे, किसान के हाथ में पैसे नहीं आएंगे। और तीसरा, इकोनॉमिकल बाइबल होना चाहिए। बाइबल इसलिए क्योंकि अगर हरदम उसमें पैसे नहीं आए तो उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। तो ये तीनों तरह से फिट बैठती है। जब हम 4 फसलें लगाते हैं तो आज किसान की आमदनी साल में 2 बार या 3 बार होती है। इस मॉडल के साथ में किसान की आमदनी साल भर होती है। तो 2 बार आमदनी करने वाला किसान अपनी आजीविका तो कभी भी नहीं सुधार सकता, चाहे वो कितनी भी अच्छी आमदनी कर ले। लेकिन इसके अंदर जो है ना, तीनों तरह की इनकम होती हैं जो आज की एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं। एक तो कैश मनी चाहिए होता है, एक सेविंग मनी जो हम कुछ बचा के रखते हैं, और एक रिजर्व मनी जो इमरजेंसी के लिए रखते हैं। अगर ये तीनों मनी अगर किसी आदमी के पास है तो वो निश्चिंत होकर ज़िंदगी को जीता है, उसको आर्थिक रूप से कभी भी कुछ सोचना नहीं पड़ता। इस मॉडल के साथ में जब हम पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं तो ये हमारी कैश फ्लो का काम करता है, क्योंकि जब हम 1 एकड़ में पत्ती वाली सब्जी लगाएंगे, मेथी, पालक, धनिया, रोज आपका कुछ ना कुछ रिटर्न निकलेगा। हम रोज यहाँ से निकाल के 5 बेड का फ्री होएंगे, फिर आप अगले 5 बेड का, अगले 5 बेड का, और दोबारा से फिर 10 दिन के बाद से फिर चालू हो जाएगा। ऐसे हम 4 महीने तक लगातार अपना कैश फ्लो जारी रखते हैं। सो डेली बेसिस पे इनकम होती है। जब हमारी कैश इनकम हो रही होती है पत्ती वाली से, तभी हमारी मार्च से ये वाली इनकम चालू हो जाती है, जो हमारी कुंदरू के रूप में, पड़ोरा, परवल के रूप में ऊपर फलती है। ये लगातार मार्च से पैरेलली चलेगी नवंबर तक। तो जब हमारी पत्ती वाली सब्जी से कैश आ रहा है डेली बेसिस पे, और जब हमारी इससे इनकम चालू होगी, तो इसको हमें रनिंग में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको उठा के जाके सेविंग में डाल देंगे। तो हमारी नीचे से कैश मनी हो गया और इससे हमारा सेविंग हो गया। अभी जब ये फसल हमारी चल रही होगी, पत्ती वाली सब्जी हमारी खत्म हो गई होगी जुलाई में, पर ये चल रही होगी और अगस्त से हमारे पपीते चालू हो जाएंगे। तो जब हमारी ये पत्ती वाली खत्म हो गई तो हमने इसको कैश में ले लिया, सेविंग अभी बंद कर दिया। फिर पैरेलली पपीते चालू हो गए और ये भी चल रही है, तो एक को हमने कैश में ले लिया, एक को सेविंग में ले लिया। अब हमारा पपीता भी चालू है, लता वाली भी चालू है, पीछे से हमारी कंद वाली मैच्योरिटी पे आ गई नवंबर में। तो नवंबर के महीने में जब हमारा कैश आ रहा है, सेविंग भी आ रहा है, तो जब ये इकट्ठा हमारा जो मनी आएगा इससे, कंद वाली फसल से, तो ये एक मुक्त एफडीबी के रूप में चला जाता है, रिजर्व मनी के रूप में चला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ इस खेती के काम को लेकर, और मल्टी लेयर के इनोवेशन को लेकर मुझे लगभग 10 साल का बरस हो गया। तो मैंने बहुत डीप में अध्ययन किया। एक छोटे किसान के लिए आजीविका का एक बहुत अच्छा माध्यम है, खर्चे कम करके आमदनी बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनने का, और तीनों तरह की आमदनी करके अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बनाने का एक बहुत अच्छा मल्टी लेयर फार्मिंग एक माध्यम है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा हल्दी लगा हुआ है इसमें नीचे। और हमने लास्ट ईयर, ऐसा नहीं है कि अभी ये फसल लगी हुई है, हमने 1 साल पहले भी इसमें 150 कुंटल हल्दी का ईल्ड लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कुंदरू आपको अभी लाइव दिख रहा है। आप अगर गौर से देखेंगे तो इतने एरिया में 1 केजी के आसपास का ईल्ड लगा हुआ है। इतना एरिया ये 20 रुपए का है। और ये एरिया आपका एवरी वीक, मतलब रविवार के रविवार आप इसको प्लग करते हैं, हर सप्ताह ये आपको रिटर्न देता है, और कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप नवंबर तक देगा। तो कुल मिला के ऊपर वाली से भी इनकम हो रही है, आपकी नीचे वाली से भी हो रही है, और अभी पपीते चालू हो जाएंगे तो उससे भी इनकम रेगुलरली हो रही है। तो किसान इनकम के मामले में कभी टूटता नहीं है। और इस मॉडल के साथ में एक खास बात और है कि जो फसलें आप लगाते हैं, इन्हीं फसलों को आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। हमने पिछले साल इसमें 150 कुंटल हल्दी निकाली थी, 1 एकड़ से रिकॉर्ड बनाया था। 200 कुंटल हमने कुंदरू निकाला था, 100 कुंटल हमने लीफी वेजिटेबल निकाला था, और उसके बाद लगभग 50 कुंटल के आसपास पपीते का ईल्ड निकाला था। तो लगभग ऐसे 400-500 कुंटल के आसपास हम हर साल वज़न निकालते हैं मिट्टी के अंदर से। और आप देख सकते हैं, अगर हम मिट्टी को परखना चाहें, देखना चाहें, तो किसी भी बेड पर आप कहीं से भी आप मिट्टी की अगर पोरोसिटी की जांच करना चाहें, तो अगर आप उंगली लगाएंगे तो ऐसे उंगली जाएगी जैसे आप सुई लगाते हैं अपने शरीर पर, और आपको पता नहीं चलता कब सुई अंदर चली जाती है। ऐसे मिट्टी आप ऐसे उठा के, इस मिट्टी को ऐसे अगर आप टिलेज करना चाहें ना, तो ऐसे आप टिलेज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं स्मूथली आपको दिखा रहा हूँ। ये लगभग हमने आधा फीट से लेकर पौना फीट का ये कर दिया, और अभी बहुत आसानी से ये मिट्टी निकलती जा रही है। आप देख सकते हैं, कोई ताकत नहीं लगाई हमने, जबकि मिट्टी चिकनी है, चिकनी मिट्टी है, और ये काली मिट्टी है। आप देखिए पूरा मगध की तरह मिट्टी है। और अभी यहाँ पे लगातार इतनी बारिश हो रही है, बेहिसाब बारिश हुई कल दिन भर में।
आप आंकड़ों में और इंटरनेट पे कर सकते हैं पता। अभी उसके बाद भी हम ये मिट्टी को ऐसे भुरक सकते हैं। आप सोचिए, काली मिट्टी है साहब ये, मतलब ये काली मिट्टी होने के बाद अगर एक बार पानी गिर गया तो आप हफ्ते भर मिट्टी में हाथ नहीं लगा सकते हैं, कीचड़ जैसा हो जाता है। पर ये मिट्टी आप टिलेज कर सकते हैं। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी मिट्टी के अंदर जो है ना, जो पोरोसिटी है वो कितनी फास्ट और कितनी जल्दी और कितनी जबरदस्त है। अच्छी होती है। तो कुदरती तरीके से खेती करने से हम एक तो नेचर से कनेक्ट होते हैं और समझ पाते हैं कि कुदरत किस ढंग से काम करती है। और मैंने इन 15 सालों में ये सीखा है कि कुदरत की व्यवस्था इतनी सॉलिड और इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि हमें उसमें अपनी व्यवस्था लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है, हम उसके साथ में काम करें और उसका उपभोग करें। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, और भी काफ़ी चीज़ें इस मॉडल के अंदर लगाई हुई हैं। ये तो सब अभी कुंदरू ही चल रही है। परवल भी इस मॉडल के अंदर लगाया है। परवल भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर कि मिट्टी प्राणवान है। यहाँ पे पपीता भी आप देख सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। प्राणवान मिट्टी है और इस खेती को करके आप मनुष्य होने का दायित्व निभा पाएंगे। आज एक किसान को समाज, खेती को धर्म से जोड़ा जाता था और खेती सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन वो धर्म तब है जब आप जीवों की रक्षा करें, जीवों की संख्या बढ़ाएं और मिट्टी को जिंदा रखें। 100 ग्राम मिट्टी के अंदर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जीव होते थे और मूर्खतावश और बाजारीकरण के चलते हुए, पूंजी को एकत्रित करने के चलते हुए आज यूरिया, डीएपी और केमिकल के नाम पर धरती माँ का गला घोट दिया गया और भूमि बंजर होती जा रही है। और यहाँ पर आकाश भाई ने जो काम किया है, किस तरीके से मिट्टी को प्राणवान बनाया है। जब आप प्राणवान मिट्टी के साथ रहते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, आपकी ब्रह्म ऊर्जा बढ़ती है, आपकी चेतन शक्ति बढ़ती है। बल्कि बिना कृषि के, बिना खेती के, बिना प्राकृतिक खेती के कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य को पूरा होने के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए उसे प्राकृतिक खेती करनी ही करनी पड़ेगी, उसे जीवों से प्रेम करना ही करना पड़ेगा। और अपनी जीवन शैली का, जिस तरीके से हमारा कार्यालय में जाना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से खेती करना भी ज़रूरी है, जीवों की रक्षा करना भी ज़रूरी है, जीवों से प्रेम करना भी ज़रूरी है। तो आकाश भाई ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसके लिए अखंड भारत स्वाभिमान और राजीव दीक्षित गुरुकुल परिवार उनको नमन करता है। और पिछले 10 वर्षों की हमारी जो मित्रता है उसने बहुत बड़ा परिवर्तन इस राष्ट्र में लेके आई है। और मुझे उम्मीद है कि भारत के प्रत्येक घर तक ये मॉडल पहुंचेगा और हमारी अंतिम सांस से पहले पहुंचेगा और हर एक धर्म को मानने वाला इस मॉडल को अपनाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम धर्म के नाम को भी विकृति कर रहे हैं। धर्म जो है, धर्म का मूल ये कहता है प्रकृति के 5 तत्वों की रक्षा हो, मनुष्य की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो, वनस्पतियों की रक्षा हो। तो ये मॉडल पूरा का पूरा धर्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया, आपने रोज़ा रखा और साथ में अपनी भूमि के अंदर आपने यूरिया, डीएपी जहर डाला, तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। क्योंकि आपने बिना ही कारण बहुत सारी हत्याएं कर दी। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की, और नाइट्रोजन भी भरपूर इन पत्तों में। आप इनका ओरा देखिए, चमक देखिए। ये काली हल्दी यहाँ पर है। और मैं अपने कैंसर रोगियों को भी बताना चाहूँगा, काली हल्दी यहाँ पर भारत में जहाँ हल्दी का मात्र 1% करक्यूमिन नहीं हो पाता, बड़ी से बड़ी कंपनी का आप करक्यूमिन चेक करवाइए। और इस भूमि का, इस प्राकृतिक भूमि का जो करक्यूमिन है, आकाश भाई कितना करक्यूमिन लास्ट है? 6.5% करक्यूमिन अभी आ रहा है हमारा पीली हल्दी का। पीली हल्दी। अभी काली का तो अभी हम टेस्ट नहीं कराए, जबकि पीली का जो करक्यूमिन होता है उससे ऐसा मानते हैं कि कई गुना काली हल्दी का होता है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि लगभग 10% के आसपास तो इसका हर हाल में आना चाहिए, अगर पीले का हमारा 6.5% आ रहा तो आकाश भाई ये काली हल्दी पूरी की पूरी आप हमारे रोगियों के लिए रिजर्व कर दो। अवश्य अवश्य जरूर। और मैं रोगियों को भी एक ही बात कहता हूँ कि आप अगर अच्छी हल्दी का भी प्रयोग कर लोगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों को कैंसर है वो भी ठीक हो जाएगा, और जिनको नहीं है उनकी होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। आकाश भाई चलते चलते यहाँ पर
भारत का युवक बदल रहा है। जी भाई राजीव दीक्षित जी की वाणी ने वो क्रांति की है इस राष्ट्र में जी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। जी तो जो युवक खेती में आना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जी तो कब कब यहाँ पर प्रशिक्षण रहता है? देखिए, प्रशिक्षण जो है ना 27 और 28 तारीख को हर महीने होता है निःशुल्क रूप से। और वो हम जब से हमने अपना काम शुरू किया है, जब से कृषि के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं, तभी से निरंतर ये प्रशिक्षण लगातार हो रहा है हर महीने। और 20 से 26 तारीख को एक प्रैक्टिकल शिविर भी आयोजित करते हैं। जो किसान भाई पहले से खेती कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बस खाली एक आइडिया चाहिए, तो वो 27 और 28 तारीख के शिविर में आके और देख सकते हैं कैसे हो रहा है। और जिनको प्रैक्टिकली पूरा सीखना है, समझना है, टेक्नोलॉजी समझनी है, कैसे ये बनता है, कैसे ये होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे मिट्टी को बनाना, कैसे खाद बनाना, कैसे बीज तैयार करना, कैसे बायोडाइवर्सिटी करना, कैसे मिट्टी और पानी को बहने से बचाना, सभी विषयों पर प्रैक्टिकल जो होता है वो 7 दिन के शिविर में होता है। तो वो 20 से 26 तारीख को हर महीने होता है। और बाकी पूरे भारत में भी जाके हम भाई राजीव दीक्षित जी की जो विचारधारा है, उनके विचारों पर एक छोटा-सा योगदान देने का कार्य जो है स्वदेशी कृषि, जिसे हम स्वावलंबी कृषि भी बोल सकते हैं, जिसमें किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा में निरंतर अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को इस भूमि से प्रशिक्षण दे चुके हैं प्रैक्टिकली रूप से। और लगभग 10 से 12 लाख किसानों को पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर जाकर भी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और बहुस्तरीय खेती के बारे में अवगत करा चुके हैं। और मेरा सपना यही है कि हर थाली तक विषमुक्त अन्न पहुँचे, हर किसान स्वदेशी स्वावलंबी कृषि को अपनाए और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। संपर्क सूत्र एक बार जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। संपर्क मोबाइल पे कर सकते हैं, 9179066275 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके आप ट्रेनिंग का शेड्यूल भी बुला सकते हैं। कभी आपको विज़िट करने आना है तो कभी विज़िट करने भी आ सकते हैं। अगर हमसे आपको मिलना है तो फिर आप इस नंबर पे एक बार समय लेके आइए। और अगर आपको विज़िट पे आना है तो आप कभी भी आइए। ग्राम कपुरिया, झांसी रोड, सागर, मध्य प्रदेश ये पता है जिस भूमि पर अभी हम लोग हैं। तो आप संपर्क करके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई, आपने इतना कीमती समय आज दिया। तो मैं सभी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि धरातल पर फेसबुक और व्हाट्सएप से निकल के धरातल पर जिस दिन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे उस दिन पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल देंगे। पूरा विश्व इस दिशा में बढ़ेगा। आकाश भाई ने खेती के क्षेत्र में वो करके दिखाया है, उसके लिए आकाश भाई को नमन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने क्षेत्र का चुनाव करना है। आपको कृषि क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा में जाना है, शिक्षा में जाना है, व्यापार में जाना है, राजनीति क्षेत्र में जाना है, आपको प्रचारक बनना है, आपको धर्म का प्रचारक बनना है, राष्ट्र का प्रचारक बनना है, पर्यावरण मित्र बनना। जो भी विषय पकड़े उसको बिल्कुल गहराई से पकड़े और पूरा उस पर ताकत लगा दे। अगर 100 कार्यकर्ता भी आकाश भाई की तरह लग गए तो वो दिन दूर नहीं, राजीव भाई की वाणी घर घर होगी और राजीव भाई के सपने पूरे होंगे। और खेती जीवन का विषय है, खेती धर्म का विषय है। आजीविका तो सेकेंडरी है। अगर आपको अपने जीवन को अच्छे से जीना है तो खेती आपको करनी ही होगी, वनस्पतियां आपको लगानी ही होंगी, गौमाता और जीव जंतुओं की रक्षा आपको करनी ही होगी। और अगर आपको धर्म को समझना है तो भी आपको खेती करनी ही होगी। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।